हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अर्थात जो केंद्रीय सरकार है उसका ढांचा किस प्रकार का है, किस प्रकार से जो सरकार है वह कार्य करती है। सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के अंग हैं। व्यवस्थापिका, जिसे कि भारत में संसद कहा जाता है, और ये जो संसद है, इस संसद के अगर हम अंगों की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीन अंगों को मिलकर बनती है। क्योंकि इस तरीके का जो प्रश्न है, यह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वह संसद का अंग है या नहीं, या संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो उसमें तीनों दे दिए जाते हैं, तो एक कंफ्यूजन रहता है। इसलिए यहाँ पर जो हमें देखना है वो यह है कि राष्ट्रपति संसद का इंटीग्रल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो भी विधेयक पास करके भेजे जाते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं। इसलिए जो राष्ट्रपति है उसकी जो भूमिका है वह कानून निर्माण में महत्वपूर्ण हो जाती है। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा होता तो ऐसे समय में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये अध्यादेश है ये कानून के प्रकार ही कार्य करता है, और जब संसद का सदन आरंभ होता है तो उसको पास करना संसद से अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से वह जो राष्ट्रपति है उसे जहां पर जो विधेयक है उनको अप्रूवल देता है तो अध्यादेश भी जारी करता है। लोकसभा को यदि हम देखें तो लोकसभा में जो सदन है ये हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है, जो कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये जो लोगों का एक चयनित सदन है जिसमें जो वोटर हैं वो अपने जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं, और जो राज्यसभा है दूसरी तरफ वहां पर राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात जो राज्यों की जो विधान सभा होती है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कि ये पाई जाती है, विधानसभा पाई जाती है, तो उनके जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सदस्य संख्या की यदि हम देखें तो 550 जो है ये अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो 545 हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होता है और इतने सदस्य चुनकर आते हैं। राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 250 है, और इसमें जो वर्तमान में है जिसमें 233 जो हैं वो चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है लोकसभा में तो उनको मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद के क्षेत्र में, सिनेमा जगत के क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो संसद के द्वारा नीति निर्माण की जाए, कानूनों का निर्माण किया जाए, वहां पर इनका भी प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि इन क्षेत्रों के संबंधित जो नीतियां बनानी है उनके अनुभव नीति निर्माण में लिए जा सके, इसका ये उद्देश्य रहा है। अगर हम अब यहाँ पर देखें कि जो लोकसभा है ये एक ऐसा सदन है जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जिसका चुनाव होता है, और राज्यसभा का जो है वह अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर है। तो ये हो गया लोकसभा और राज्यसभा का। अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है, राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव है एवं स्थायी सदन है। वहीं पर जो लोकसभा है वह अस्थायी सदन होता है, उसका जो सदन है वह अस्थायी है, अर्थात इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है, और इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष, इसका जो स्थायी सदन है, लेकिन इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये सदस्यों का कार्यकाल है, सदस्यों का जो कार्यकाल है वह जो है वह 6 वर्ष का होता है। तो इन दोनों में
ये अंतर पाया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर इनका कार्यकाल, सदस्यों की संख्या। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो संसद का जो प्रमुख कार्य है वह है नीतियों का निर्माण करना। संसद के द्वारा जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है वह पूरे देश में लागू होती हैं। जो संविधान में जो विभिन्न सूचियां, 3 सूची दी गई हैं, उन पर हम आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें मैं डिटेल से इस पर बात करूंगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ जो संसद है यह वित्त के ऊपर, जो हमारा नेशनल फाइनेंस होता है उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। क्यों? क्योंकि सरकार बिना संसद की अनुमति के धन खर्च नहीं कर सकती। उसे संसद से अनुमति के पश्चात ही वह खर्च कर सकती है। और दूसरी चीज है कि अगर कोई टैक्स लगाना है, कम या ज्यादा करना है, तो वह भी संसद की अनुमति के पश्चात ही होता है। अब अगर हम कार्यपालिका को देखें तो कार्यपालिका के जो प्रमुख अंग होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये इसके प्रमुख अंग हैं। राष्ट्रपति इसलिए प्रमुख अंग है क्योंकि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो ब्रिटेन से मॉडल हमने लिया है, उसमें एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है ये औपचारिक कार्यपालिका है, इसे राष्ट्रपति कहा जाता है। यह है औपचारिक कार्यपालिका। और जहां पर हम वास्तविक कार्यपालिका की बात करते हैं तो वास्तविक कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री हैं और उसके साथ जो मंत्रिपरिषद है उसको वास्तविक कार्यपालिका में रखा जाता है। उपराष्ट्रपति भी इसी का अंग होता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति भी होता है। और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। अर्थात जो ये 3 मंत्री हैं ये विभिन्न विभागों में कार्य की प्रकृति के अनुरूप उनको रखा जाता है। हम जैसा कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही वर्तमान सरकार के द्वारा जो कार्यपालिका है उसका विस्तार किया गया है। तो ये जो विस्तार किया गया है उससे इसको समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जो कार्यपालिका है वह, ये मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कितना होता है। मंत्रिपरिषद का जो आकार है वह लोकसभा की सदस्य का 15% होता है। अर्थात इतने प्रतिशत सदस्यों को यहाँ पर मंत्रियों के रूप में रखा जा सकता है। यह संख्या पहले अधिक थी जबकि कॉलिशन गवर्नमेंट का दौर चला था, लेकिन संवैधानिक संशोधन के पश्चात अब इसको 15% कर दिया गया है। अगर हम मंत्रिपरिषद को देखें तो मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका जो है वो दो तरीके की है। एक अस्थायी कार्यपालिका कहलाती है, एक स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। अस्थायी कार्यपालिका वो है जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, अर्थात जिसका कार्यकाल निश्चित होता है। ये निश्चित कार्यकाल है कि 5 वर्ष के लिए है। उसके पश्चात जो है उसमें परिवर्तन होता है, दोबारा से चुनाव आते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके आधार पर जब संसद लोकसभा का गठन होता है तो वहां पर जो अस्थायी कार्यपालिका है उसके अनुरूप वह परिवर्तित होती है। स्थायी कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका कौन सी है? राजनीतिक कार्यपालिका है। जबकि जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसमें जो प्रशासक वर्ग होता है इसमें उसको लिया जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो इसकी तुलना में अधिक होता है। ये प्रकृति में स्थायी होती है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो विशेष योग्यता के आधार पर होती है और उसी के साथ साथ समय समय पर ये प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों ही कार्यकालों में ये प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं। और स्थायी कार्यपालिका जो है, जो कार्यपालिका के द्वारा नीति बनाई जाती हैं उनको यह जनता के मध्य लेकर जाते हैं। अगर हम स्थायी कार्यपालिका को कहें तो ये जनता और स्थायी कार्यपालिका के मध्य में काम करते हैं। यहाँ जनता और यहाँ जो कार्यपालिका है यहाँ, तो इस प्रकार से जनता और राजनीतिक कार्यपालिका जो है वह उसके बीच में स्थायी कार्यपालिका नीतियों के निर्माण में और जनता से जो फीडबैक आता है उस फीडबैक को सत्ता तक पहुंचाने में स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका को पहुंचाने का कार्य करती है और साथ ही फीडबैक भी पहुंचाती है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो कार्य है जो व्यवस्थापिका के द्वारा,
अर्थात जो संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को देश में लागू करना। तो लागू करने के लिए जो स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशन में, मार्गदर्शन में ही स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है। तो जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं उन कानूनों को ये लागू करती है और जनता तक पहुंचाती है। इसी के साथ साथ जो बजट की यदि हम बात करें तो बजट को बनाने का कार्य भी स्थायी कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री के निर्देशन में बजट तैयार करता है और उस जो बजट का तैयार है, ड्राफ्ट करना है, क्योंकि जो बजट है जिससे हम सभी जुड़े हुए होते हैं, वो बजट एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात बनता है। उसकी जो प्रक्रिया है जुलाई अगस्त माह में शुरू हो जाती है। तो जो स्थायी कार्यपालिका की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है और उसके पश्चात जब बजट प्रस्तुत होता है तो आम और खास सभी व्यक्ति उसका इंतजार करते हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बजट को किस प्रकार से करना है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ये कार्यपालिका होती है तो यह कार्यपालिका जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि लोकसभा का जो कंट्रोल है वो कार्यपालिका के ऊपर बना रहता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी पाई जाती है। अब हम सरकार के तीसरे स्तंभ की बात करते हैं जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो लोगों को न्याय प्रदान करता है, अर्थात जो व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्थापिका अपने स्थान पर, कार्यपालिका अपने स्थान पर, न्यायपालिका का जो अपना कार्य होता है न्याय प्रदान करने का, ये उससे संबंधित कार्य करती है। भारत में यदि हम इसका संगठनात्मक ढांचा देखें तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को इसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है और यह उच्चतम न्यायालय जो है वह अगर हम कहें न्यायालय में जो अपेक्स कोर्ट है वो है। इसमें जो एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 इसमें अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं इनकी जो नियुक्ति है, यह नियुक्ति अब टोटल ये कितने हो गए, 31 हो गए हैं। तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो वर्तमान में कॉलेजियम व्यवस्था को स्वीकार किया गया है उसके तहत ये नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की जाती हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उसके जो कॉलेजियम व्यवस्था है उससे जो वो मिलता है, मशवरा आता है, उसके आधार पर वो नियुक्तियां होती हैं। ये जो संख्या है जब संविधान का निर्माण हुआ था तो वो संख्या 1+7 थी, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। परंतु जैसे जैसे समय बदला है, न्यायपालिका की जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है, तो उसको देखते हुए इसका जो क्षेत्र है, संख्या है, उसको परिवर्तित किया गया है। और ये जो परिवर्तित संख्या है इसको संसद के द्वारा किया गया, जो कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया जाता है। और संवैधानिक संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास में होती है, इसलिए इसका कार्य जो है ये किया गया है। उच्च न्यायालय ये राज्यों में पाए जाते हैं और राज्यों में जहां पर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन ऐसे जहां पर जो छोटे राज्य हैं या अभी नए राज्य बने हैं तो उनमें 2 राज्यों में, कभी कभी 2 से अधिक में एक उच्च न्यायालय भी पाया जाता है और उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय पाए जाते हैं। न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है, जो जैसा मैंने लिखा कि न्याय प्रदान करना, जो लोग हैं उनको न्याय प्रदान किया जाए। और इसी के साथ साथ जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं, अपराध करते हैं, उनको दंडित करने का काम भी न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो भारत में एक और प्रमुख काम है वह है कि जो मूल क्षेत्राधिकार होता है, मूल क्षेत्राधिकार जो संघ और राज्यों से संबंधित जो मामले होते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय में सीधी उनमें सुनवाई होती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है उनको देखने के लिए, उनको ना केवल प्रोटेक्शन बट प्रमोशन ऑल्सो, हाउ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। तो ये दोनों चीजें जो है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती हैं। न्यायपालिका संविधान के गार्जियन के रूप में काम करती है कि अगर
कहीं ऐसी स्थिति आती है जहां पर संविधान की जो मूल भावना है उसमें बदलाव करने का प्रयास किया जाता है, तो वहां पर न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। इसी के साथ जो न्यायपालिका है राष्ट्रपति को परामर्श भी देती है। समय समय पर जब राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है कानून से संबंधित मामलों में, जहां पर विशेषता की आवश्यकता होती है, तो वह न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। और उसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात जो भी सलाह ली गई है वह सलाह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है कि वो उसको परामर्श को स्वीकार करें या नहीं। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात से इस प्रकार की सलाह राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न अवसरों पर मांगी गई है। संविधान राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है। तो इस प्रकार से जो ये न्यायालय है, जो हमारी ये न्यायिक व्यवस्था है, यह एक पिरामिड के आकार पर कार्य करती है, जिसमें जो पिरामिड है ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है और फिर अधीनस्थ न्यायालय है। और एक तरीके से ये इंटीग्रेटेड व्यवस्था है जिसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजंस दिए जाते हैं वो निचले स्तर तक लागू होते हैं, मान्य होते हैं। और अगर व्यक्ति को यहाँ से उसे जो व्यवस्था उसके केस में जो भी सुनवाई या फैसला आता है और उससे वो संतुष्ट नहीं होता है, तो वह इनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है कि वह जो अपील की जाए, जो जिनमें अगर वह संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। जो न्यायिक व्यवस्था है, विशेष जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी कार्य करता है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उन्हें एविडेंस के रूप में, प्रूफ के रूप में, जो निचले स्तर पर जो न्यायालय होते हैं उनके द्वारा निर्णय लेने के द्वारा उनको एविडेंस के रूप में रखा जाता है, उनके आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। तो ये है न्यायपालिका के प्रमुख कार्य। अब हम इसको एक बार से थोड़ा देख लेते हैं। केंद्र सरकार का जो ढांचा है, 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के प्रमुख अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वहीं पर कार्यपालिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसी में जो इसके प्रकारों में अगर हम देखें तो स्थायी एवं अस्थायी प्रकार है। हम न्यायपालिका को देखें तो ये पिरामिड आकार का ढांचा है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये पर है। कार्यों में इनमें है जो तीनों अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने कार्य करते हैं और संवैधानिक जो शक्तियां प्रावधान किए गए हैं उनके आधार पर जो सरकार के तीनों अंग हैं, कानून निर्माण करना, कानूनों को लागू करना और न्याय प्रदान करना, व्यवस्था बनाए रखना। तो इस प्रकार से भारत में केंद्रीय स्तर पर ये व्यवस्था पाई जाती है। इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारत में राज्यों में भी पाई जाती है। राज्यों में जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल होता है, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन कुछ राज्यों में केवल एक सदनीय व्यवस्था है और कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानसभा ही केवल विधानमंडल का निर्माण करती है, लेकिन कहीं कहीं पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलकर कार्य करती हैं। कार्यपालिका में देखें तो राज्यपाल की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री की है और इसी के साथ जो मंत्री परिषद है और वहां पर जो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं, इस प्रकार से यह कार्य करते हैं। तो ये जो केंद्र सरकार का ढांचा है इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है, वर्तमान में कितनी है, कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में मनोनीत किया जा सकता है, इसका जो सदन का नेचर है वो प्रत्यक्ष है चुनाव है या अप्रत्यक्ष चुनाव है, वह स्थायी है या अस्थायी है। चूंकि इस पर बहुत प्रश्न आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, वो स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, अर्थात 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में वो चयनित होते हैं। राष्ट्रपति कौन औपचारिक कार्यपालिका होता है, वास्तविक कार्यपालिका कौन है, कौन इसमें जो है
कार्य करता है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो कार्य करता है, क्योंकि जो नियुक्ति का कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो नियुक्ति के क्षेत्र में भी है। न्यायपालिका के क्षेत्र में एपेक्स कोर्ट कौन सा है, उसमें सदस्यों की संख्या, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, संविधान बना था तब कितनी है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है जो इसमें बनेंगे। अब मैं आगे आने इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। और इसमें मैं आगे व्यवस्थापिका के ऊपर, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर अलग अलग करके वीडियो लेकर आऊंगी, जिससे कि ये चीजें जो है वो डिटेल में उसमें बात करूंगी और वो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।